चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वन बाय वन सबसे पहले आईलेट के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चंस थे, मोस्टली डुएबल थे सारे के सारे। जो देयर वर सम क्वेश्चंस जिसमें आपको एक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल पता होना चाहिए था, जैसे एपिडेमिक एक्ट्स है और SC/ST प्रिवेंटिव एक्ट है उसके बारे में। बाकी सारे तो इजी थे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 इंडिया में से किसको मिला है? और ये रैपिड फायर राउंड होना चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए। यस, कौन है NDTV का चीफ न्यूज रिपोर्टर? रवीश कुमार, ठीक है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 रवीश कुमार। सबसे पहला किसको मिला था रेमन मैग्सेसे अवार्ड? ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले किसको मिला था? स्टैटिक बुक में दिया है आपकी। हाँ इशिता, यू आर करेक्ट। राजन, सिद्धार्थ, वेरी गुड। सबसे पहले विनोबा भावे को मिला था। ही इज एसोसिएटेड विद भूदान मूवमेंट, ठीक है। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट देखते हैं। बेस्ट ऑस्कार मूवी 2019 के बारे में पूछा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, 2019 पूछा है। इशिता 2019 पूछा है, आप समझो, इसलिए मैं कह रहा हूं। बताओ, ग्रीन बुक आ रहा है आंसर, फिर पैरासाइट आ रहा है, कौन सा होगा? बताओ। हाँ वेरी गुड राजन, पैरासाइट 2020 का जीता है। ग्रीन बुक इज 2019, वेरी गुड। बस ये जानना था, ठीक है। अगर 2020 पूछ लेते आपसे तो आंसर चेंज हो जाता, पैरासाइट हो जाता, ठीक है। चलो वेरी गुड, 2019 बेस्ट ऑस्कर इज ग्रीन। चलो कोई गाइड ना। Which country were named during CAA and cutoff day? बेसिकली ये पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में 3 कंट्री से सिटीजन्स को, जो रेफ्यूजीज थे, उनको सिटीजनशिप देने की बात की थी। वो 3 कंट्री कौन सी है? समझ गए क्वेश्चन? There were 3 countries from where the refugees were allowed to get Indian citizenship. Yes, very good. One is Afghanistan, Pakistan and Bangladesh, ठीक है। एंड कट ऑफ डेट भी बहुत सिंपल था, 31 दिसंबर 2014, ठीक है। मतलब इस डेट के पहले जो भी रेफ्यूजीज आए हैं, they will be given citizenship from these 3 countries, ठीक है। वेरी गुड, चलो गोइंग अहेड। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ आर्टिकल कौन से आर्टिकल में मेंशन है? फंडामेंटल राइट्स के में प्रिवेंटिव डिटेंशन, हाँ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, वो तो है। हमने इसको जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग पढ़ा था, याद करो जम्मू कश्मीर के बारे में जब मैंने पढ़ाया था। रिवीजन भी होगा आदित्य, एंड थोड़े से नए करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पहले थोड़े क्वेश्चंस हमें पुराने देखने पड़ेंगे। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में पढ़ा था हमने, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में पढ़ा था, तब मैंने प्रिवेंटिव डिटेंशन बताया था आपको। कौन से आर्टिकल में होता है? वेरी गुड, आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन। मैंने बताया था प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है। सपोज कोई क्राइम करने जा रहा है, उसके पहले ही पुलिस उसको पकड़ ले और रोक ले, तब उसको कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंट करना किसी को, ठीक है। दैट इज आर्टिकल 22। जो भी कोई कल क्लैक दे रहा है, मैं अगेन उनको एक बात कहूंगा, सिर्फ एक बार आर्टिकल 12 to 36 के टाइटल्स देख लो। टाइटल्स मैंने पूछा है, डिटेल में मत पढ़ना, लेकिन ऊपर के टाइटल्स देख लेना।
That 14 talks about right to equality, equality before law. Then 15 talks about no discrimination. ठीक है, ऐसे सिर्फ ऊपर का मेन हेडिंग पढ़ लेना, लेकिन वो जरूरी है. ठीक है, चलो गोइंग अहेड नाउ. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट टू पास मॉब लिंचिंग. कौन से स्टेट थे? सबसे पहला कौन सा था और दूसरा कौन सा था? फर्स्ट एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है. हाँ, वेरी गुड. फर्स्ट इज मणिपुर एंड सेकंड इज राजस्थान. ये दोनों के दोनों स्टेट ने एंटी मॉब लिंचिंग बिल पास किया था. मणिपुर सबसे पहले था एंड सेकंड वाज राजस्थान. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन. चलो आगे चलते हैं. हाउ डेयर यू, द वेरी फेमस स्पीच. मतलब एक ही आंसर आना चाहिए. ये लड़की सबको बहुत धमका के घूमती है, सबको डरा के रखती है. कौन है ये लड़की? उसका स्टार्टिंग ही यही था, हाउ डेयर यू, यू हैव स्टोलन माय चाइल्डहुड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हाँ, ग्रेटा थनबर्ग. अगर इस एग्जाम में अगर इसके बारे में क्वेश्चन ना पूछे ना, तो वो ग्रेटा थनबर्ग के लिए एक इंसल्ट है. ठीक है. इसके बारे में एक क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में पूछना चाहिए. चलो, वेरी इजी क्वेश्चन. चलो लेट्स गो अहेड. नोबेल पीस प्राइज बता दो यार. नोबेल पीस प्राइज 2019. और सारे के सारे नोबेल प्राइज पढ़ के जाना कल जिसकी एग्जाम है. ठीक है, और उनको नोबेल प्राइज किस काम के लिए मिला है ये भी पढ़ना है. ठीक है, जो कल क्लैक्ट दे रहे हैं उनको नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है वो पता होना चाहिए, और उनको किस काम की वजह से दिया गया है वो भी पता होना चाहिए. ठीक है. यस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया. वेरी गुड गाइस. एंड बाउंड्री डिस्प्यूट सेटलमेंट पीसफुली. और अभी 2020 में कौन है नॉमिनेशन में? वन क्रेजी पर्सन हु हैज बीन नॉमिनेटेड इन 2020. यस, डोनाल्ड ट्रम्प. ठीक है, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट देखते हैं. ये मैंने इतना डिटेल में सेशन करवाया था आपको 9 डैश लाइन के बारे में. कहाँ पे लोकेटेड है 9 डैश लाइन? मैंने 4 जगह आपको याद करवाई थी. स्पार्टली आइलैंड्स, पैरासेल आइलैंड्स एंड 9 डैश लाइन. ये कहाँ पे लोकेटेड है? क्या बात है गाइस, वेरी गुड, एक्सीलेंट. साउथ चाइना सी. इसके लिए हम बार बार लद्दाख के सारे रीजन्स के बारे में पढ़ते हैं, ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमें पता चले कि वेयर इट इज लोकेटेड. ठीक है. काला टॉप पूछे आपको तो आपको पता होना चाहिए था कि इट इज लोकेटेड इन लद्दाख. ठीक है, हमने सारी प्लेसेस उसके उस रीजन में भी कवर की है. ठीक है, चलो 9 डैश लाइन, वेरी गुड. इट्स लोकेटेड इन साउथ चाइना सी. नेक्स्ट, ट्राइपार्टिट अग्रीमेंट इन इंडिया अमॉन्ग ट्राइबल ग्रुप्स. ये ट्राइबल ग्रुप के बारे में था, नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है. बताओ. बोडोलैंड इज नॉट ए ट्राइपार्टिट अग्रीमेंट. इसमें 2 स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया था. याद करो गाइस. द आंसर इज ब्रू रेयांग ट्राइब. उसमें द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड यूनियन होम मिनिस्ट्री, बेसिकली द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल दिस 3 टुगेदर कम टू एन अग्रीमेंट. ब्रू रेयांग डिस्प्यूट के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको. दे आर अ ट्राइब ऑफ मिजोरम, लेकिन फिर वहां पे उनके साथ एथनिक वायलेंस हुआ. देन दे माइग्रेटेड टू त्रिपुरा. ठीक है. ब्रू रेयांग ट्राइब from Mizoram. They are basically from Mizoram, but due to violence they shifted to Tripura. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. एंटी डिफेक्शन लॉ मैंने एक स्टेट में इश्यू हुआ था, तब मैंने आपको ये लॉ पढ़ाया था, एंटी डिफेक्शन लॉ. उसके प्रोविजंस क्या है बताओ.
सरकार गिर गई थी इसके कारण एक स्टेट में रिसेंटली, बहुत बड़ा स्टेट है महाराष्ट्र में। कहां पे सरकार गिरी है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, यस, वेरी गुड। मध्य प्रदेश में व्हेन ज्योतिरादित्य सिंधिया लेफ्ट द कांग्रेस, तब उसको एंटी डिफेक्शन कहा जाता है। ठीक है, याद आया किसी को एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में? हर स्टेट में होता है वैसे तो, इट इज अ वेरी प्रेवेलेंट थिंग। देखो, मैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में एक बार और पढ़ाता हूं। एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड इन 1985। यहां से लिख लो, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, और उसने फेमस 10th शेड्यूल ऐड किया था। ठीक है, बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ ये क्या कहता है, आप ध्यान से सुन लो, आप समझ जाओगे। अगर आज मैं कांग्रेस से इलेक्ट होके विधानसभा का एमएलए बनता हूं, लेकिन आई वोट फॉर बीजेपी पॉलिसीज, आई डू समथिंग विच माय पार्टी फॉरबिड्स मी। CAA स्टैंड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे। सो बेसिकली कांग्रेस का होके व्हेन आई डिफाई द कांग्रेस रूल्स, कांग्रेस की व्हिप, देन मुझे कहा जाएगा दैट यू हैव बीन डिस्क्वालिफाइड, मुझको निकाल दिया जाएगा फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ माय MLA। ठीक है, हाँ, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट, यस। ठीक है, अगर आप कांग्रेस से इलेक्ट होके आते हो, लेकिन आप कांग्रेस की डायरेक्शन को जब फॉलो नहीं करते हो, तब आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिस पे निकाल दिया जाएगा। ठीक है, फिर सपोज कर लो, ये सिनारियो नंबर 1। सिनारियो नंबर 2 ऐसा है दैट अगर मैं इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड कैंडिडेट हूं, इंडिपेंडेंटली मतलब अपने आप चुनाव मैंने लड़ा, मैं चुनाव जीत गया, और बाद में मैं कांग्रेस या बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लूं, तब भी मुझको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, बिकॉज मैं तो अकेला लड़ा था, तो अब मैं 5 साल तक किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। आफ्टर माई टर्म ऑफ बीइंग एन MLA आई कैन ज्वाइन, लेकिन अगर उसके पहले मैंने ज्वाइन किया तो मैं निकाल दिया जाऊंगा। ठीक है, देयर इज दिस एंटी डिफेक्शन लॉ। सबको पता चल गया? क्लियर? और ये इंफॉर्मेशन लिख लेना। हाँ राहुल, वो तो पार्टी अगर मर्ज कर देती है, इफ देयर इज अ मर्जर ऑफ 2 पार्टीज, मर्जर इज द वर्ड आई एम यूजिंग, तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। हाँ, अगर मर्जर हो जाता है तो कोई बात नहीं, तो एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ, आया राम गया राम, हर्षवर्धन आप जिसकी बात कर रहे हो, तो आया राम गया राम। ठीक है, ही वॉज MLA फ्रॉम हरियाणा, जिसने एक दिन में 3 से 4 बार पार्टियां चेंज कर दी। ठीक है, तब से कहा जाता है आया राम गया राम। ठीक है, चलो गोइंग अहेड। स्वयं मैंने बताया तो सही, 2/3 MLA अगर किसी पार्टी के ज्वाइन करते हैं तो उसे मर्जर कंसीडर किया जाता है। अगर 2/3 MLA of one party merges with other party, then it is called merger. और मर्जर में अगर होता है 2 पार्टीज के बीच में, तब एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। ठीक है, 2/3 MLA if joins any other party, then it won't be considered as anti defection, it is considered as merger। और मर्जर की कंडीशंस में आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। एवरीबडी क्लियर? पता हो चल गया? इसके पूछने के चांसेस मुझे लगते हैं, बिकॉज रिसेंटली ये कर्नाटक में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ एंड राजस्थान में भी हुआ। ठीक है, आप सबको पता चल गया क्या प्रोविजंस है इस लॉ के? इतना ही जानना काफी है। ठीक है, इतना हो गया, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ आपने पढ़ लिया अच्छे से। ठीक है, चलो गोइंग अहेड। लोकसभा राज्यसभा हर एक जगह पे अप्लाई होता है। यस, दोनों जगह पे अप्लाई होता है। ठीक है, चलो गोइंग अहेड नाउ। राइट टू इंटरनेट, ये कौन से हाई कोर्ट ने फंडामेंटल राइट बताया था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तमिलनाडु गलत है गाइस, क्यों गलती कर दी? ऐसा नहीं होना चाहिए।
केस का नाम भी बता दो मुझे। इट इज केरला हाई कोर्ट, शिरीन आर के केस गाइस। मैंने आपको बताया था शिरीन आर के केस, जिसमें केरला हाई कोर्ट ने कहा है दैट राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। और जम्मू कश्मीर के केस में आर्टिकल 21 देखो, केरला हाई कोर्ट राइट टू इंटरनेट अंडर आर्टिकल 21। और सुप्रीम कोर्ट ने जब जम्मू एंड कश्मीर के जजमेंट में बोला था, तब उन्होंने कहा था दैट इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19 ऑल्सो। ठीक है, ये लिख लो, केरला हाई कोर्ट ने ये बताया था दैट इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। बेसिकली इट इज अ फंडामेंटल राइट, चाहे वो आर्टिकल 19 में हो इट इज अ फंडामेंटल राइट, चाहे वो उसमें हो, सुप्रीम कोर्ट ने बताया हो आर्टिकल 19 में इट इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, और सबसे पहला स्टेट कौन सा है जिसने अपनी तरफ से अपने सारे सिटीजन्स को इंटरनेट देने का फैसला किया था? Which was the first state who decided that the government will provide internet after this judgment? It is Kerala, fiber optic cable. Kerala guys, Kerala लिख लो आप, केरला। मैंने आपको बताया था कि केरला गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा एक नया डिपार्टमेंट बनाया है under which they will be providing fiber optic connectivity internet to all the resident and commercial buildings. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Which state top the SDG goals? मैंने बताया कि सबसे अच्छा काम कौन सा स्टेट करता है हर बार। हाँ, वेरी गुड। और अगर इसमें मैं ये पूछ लूं कल की एग्जाम में कि कौन सा स्टेट लास्ट आया है, तो आपका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बिहार। ठीक है, फर्स्ट स्टेट वॉज केरला एंड लास्ट स्टेट इज बिहार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी। वेरी गुड गर्वित, स्वयं, खुशी, वेरी गुड। वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सी है? वियना। वियना इज ऑस्ट्रिया का कैपिटल। अरे यार, अहमदाबाद कहाँ से आ गया? अगर ऐसा हो गया तब तो मैं इतना खुश होता जिसकी बात नहीं। आंसर इज वियना। ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना। हंगरी का कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हंगरी? वेरी गुड, बुदापेस्ट। और वियना जो आंसर है इसका इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विच कंट्री बैंड फ्लॉगिंग? यूएई गलत आंसर है। अरब कंट्री ही है, लेकिन यूएई गलत आंसर है। और प्लीज क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना और बाद में देखना। क्वेश्चंस समझना पहले अच्छे से, बाद में हमेशा आंसर स्टिक करना। सऊदी अरेबिया। ठीक है, वेरी इजी आंसर, सऊदी अरेबिया। They recently also allowed women to drive. They recently allowed women to travel alone without any male partner or male permission. ठीक है, ये 3 चीज भी याद रखना। चलो, डिलिमिटेशन कमीशन इज इन न्यूज फॉर विच स्टेट्स? कौन से स्टेट में डिलिमिटेशन कमीशन पढ़ाया, मतलब रिसेंटली अनाउंस किया गया था? वेरी गुड, महाराष्ट्र में नहीं है। हाँ, वेरी गुड गाइस। जम्मू एंड कश्मीर। देखो ध्यान से, ये मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मुझे पढ़ाने जैसा लग रहा है इसलिए। आर्टिकल 82 में लिखा है दैट आफ्टर एवरी सेंसस
there should be a delimitation commission. delimitation commission क्या करता है गाइस? बेसिकली पूरे स्टेट को वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करता है. हम सुनते हैं ना दैट ही वॉन फ्रॉम इंदौर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ही वॉन फ्रॉम कोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो ये सब कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाता कौन है? द आंसर इज डिलिमिटेशन कमीशन. ठीक है, ये इतना पता चल गया. और डिलिमिटेशन कमीशन बनता है अंडर आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये पहली बात, ये बेसिक बात होती है. रिसेंटली जब जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, बाद में गवर्नमेंट ने वहां की नई मतलब 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए, तो उनका भी डिलिमिटेशन करना पड़ेगा. ठीक है, इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट मेड अ डिलिमिटेशन कमीशन. ठीक है, लेकिन उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, आसाम, यहां पे भी नागालैंड एंड मणिपुर, यहां पे भी डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है. मिजोरम नहीं है राहुल, मणिपुर है. ठीक है, मैंने अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया था आपको और जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बताया था. ठीक है, द आंसर इज मणिपुर. ये 5 स्टेट आप लिख लो अभी अपनी बुक में, बिकॉज रिसेंटली इन पांचों के 5 स्टेट्स में लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन सुधर गई है. दैट इज द रीजन दैट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डू डिलिमिटेशन कमीशन. ठीक है, लिख लो, 1 मिनट दे रहा हूं. और इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो मुझे. और कौन? रंजना देसाई, शी विल बी हेडिंग द डिलिमिटेशन कमीशन. ठीक है, शी इज अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज. लिख लो. चलो गाइस, हो गया. आप देखो वीर, बेसिकली हाँ देखो गाइस, क्या होता है, डिलिमिटेशन कमीशन हमेशा क्या करता है काम? कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्रॉ करने का काम. पूरे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो पूरे कंट्री में से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड करना, ताकि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन सेम रहे. उसके लिए हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन होता है. ठीक है, ये पहली बात होती है. ठीक है, रिसेंटली जब पिछली बार जब हुआ था 2002 में, तब सारे स्टेट्स में किया गया था डिलिमिटेशन का काम, लेकिन ये 5 स्टेट रह गए थे. व्हाई? बिकॉज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब थी. गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू कंडक्ट द डिलिमिटेशन एक्ट. ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी पिछले 6 महीने पहले रंजना देसाई के अंडर एक कमीशन बनाया था, विच इज डिलिमिटेशन कमीशन. और ये 5 स्टेट पे वो काम करेंगे फॉर ड्रॉइंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी. ठीक है, ये ब्रीफ में हो गया. चलो, गोइंग अहेड. ऑल क्लियर गाइस इसके रिगार्डिंग? पता चल गया सबको? चलो, वेरी गुड. ठीक है, हाँ चलो एक क्वेश्चन बताओ. पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल? निर्भया केस के बारे में हमने पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था एक ही आर्टिकल है, 161 नहीं आएगा. कौन सा आर्टिकल है? 53 भी नहीं आएगा. आर्टिकल 72, गलती नहीं होनी चाहिए. देखो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट केस था. ठीक है, आर्टिकल 72 टॉक्स अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, चलो गोइंग अहेड नाउ. राइट टू रिजर्वेशन इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल? मुझे आर्टिकल बताओ. मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़वाया था. ये आर्टिकल 15 गलत है. जो भी आर्टिकल 15 लिखेगा, मैंने जब आपको क्लास में करवाया था तब आप सबने आर्टिकल 15 कहा था, मुझे ये भी याद है. तब मैंने उसको इंप्रूव करके आपको बताया था कि आर्टिकल 15 क्यों नहीं है.
आर्टिकल 17 तो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। आर्टिकल 14 भी गलत आंसर है, आर्टिकल 32 गलत है। गाइस क्यों गलती हो रही है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। इट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है that you can make the provisions for reservation for OBCs, SC, ST or women. Even for women you can do reservation, but that is mentioned under Article 16. Article 15 basically, Article 15 क्या कहता है that you will not be discriminated in public places. मैंने आपको बताया था कि पहले के जमाने में some community members were not allowed to visit temples etc etc, ठीक है। लेकिन वो एबॉलिश कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 15, ठीक है। आर्टिकल 16 रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। और लास्ट टाइम ही मैंने इंदिरा स्वामी जजमेंट के बारे में आपको पढ़ाया था, ठीक है, वो भी देख लेना। ओके गाइस, क्लियर? आर्टिकल 17 एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 17, ठीक है। हाँ, और एक बात याद रखना, राइट टू रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सबको लगता है कि फंडामेंटल राइट्स के अंडर मेंशन है इसलिए इट इज अ फंडामेंटल राइट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली सेड दैट इट इज एन एनेबलिंग प्रोविजन। एनेबलिंग प्रोविजन मतलब ये अगर गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, गवर्नमेंट के ऊपर जरूरी नहीं है रिजर्वेशन देना, ठीक है। दिस इज द मेन थिंग। उत्तराखंड में जो रिजर्वेशन का कुछ इश्यू था उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था दैट इट इज एन एनेबलिंग प्रोविजन। अगर गवर्नमेंट चाहे तो रिजर्वेशन दे सकती है, अगर नहीं चाहेगी तो वो निकाल भी सकती है, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर गाइस? शुड आई गो अहेड? जाओ आगे, चलो, वेरी गुड। हांगकांग प्रोटेस्ट क्यों हुआ था? सिक्योरिटी लॉ याद आया? एक्स्ट्राडिशन बिल, यस, सिक्योरिटी लॉ पास बाय चाइना, एक्स्ट्राडिशन बिल, वेरी गुड, वेरी इजी, ठीक है। आप समझ रहे हो कि कोई भी लॉ के हमको डिटेल में नहीं जाना, बट वी शुड नो द मेन थिंग्स अबाउट एनी पर्टिकुलर इश्यू, मेन हाईलाइटेड थिंग्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, वेरी गुड। एससीओ के 8 वंडर्स में कौन सा है अपना? कैश मार्क्स, जीके इज कैश मार्क्स। सरदार पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। 17 स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? 16 और 17 दोनों के एक ही है, ठीक है। ओम बिरला, चलो, वेरी गुड। अच्छा गाइस, मैंने आपको स्पीकर के रिगार्डिंग एक और अच्छी चीज पढ़ाई थी, मुझे याद है। प्रो टर्म स्पीकर कौन होता है? प्रो टर्म स्पीकर, प्रो टर्म स्पीकर किसे कहते हैं? ये बताओ मुझे, मैंने पढ़ाया है ये सब आप लोगों को। वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता, थोड़ा सोचो, अगर सोचोगे तो याद आ जाएगा। प्रो टर्म स्पीकर कौन होता है? हाँ देखो, खुशी स्वयं, आप दोनों का आंसर एकदम सही है। हाँ ईशा, हाँ रुषि, वेरी गुड। चलो बाकी सब ध्यान से सुन लो। देखो, जब भी कोई लोकसभा नहीं बनती है, बट करंट लोकसभा, द 17th लोकसभा वाज फॉर्म इन 2019, ठीक है, लेकिन उसमें स्पीकर तो होगा नहीं, बिकॉज स्पीकर के लिए तो इलेक्शन करवाना पड़ता है, सारे एमपीस जब प्रेजेंट हो तब। समझ गए इतनी बात? सारे एमपी जब एमपी बन जाए चुनाव के बाद, और जब उनको एमपी को ओथ मिल जाए,
बाद में उनमें से कोई एक बनता है स्पीकर, लेकिन उन सारे एमपीज को एमपी का ओथ दिलाने के लिए भी कोई इंसान चाहिए, समझ गए? जो एमपीज बन के आए हैं 545, उनको भी तो पहले ओथ दिलवाना पड़ेगा। तो वो ओथ जो दिलाता है उसे कहा जाता है प्रो टर्म स्पीकर। ठीक है, पता चल गया? एक बार प्रो टर्म स्पीकर सारे एमपीज को ओथ दिला देता है, बाद में वो जो नए एमपीज आए हैं वो अपने आप अपने में से किसी एक इंसान को स्पीकर बना देते हैं बाय इलेक्शन। ठीक है, पता चल गया क्या डिफरेंस है प्रो टर्म स्पीकर और स्पीकर के बीच में? एवरीबडी क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रो टर्म स्पीकर इज अ गुड कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो गोइंग अहेड नाउ। बहुत इजी क्वेश्चन। नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज कितने हुए थे? कौन बढ़ा सकता है सुप्रीम कोर्ट जज की स्ट्रेंथ? 31 गलत आंसर है। टोटल कितने जज है सुप्रीम कोर्ट में? और सुप्रीम कोर्ट के जज अगर किसी को बढ़ाना है तो कौन बढ़ा सकता है? क्या प्रेसिडेंट अपने आप बढ़ा सकता है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने आप बढ़ा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जज इज 34। मैंने आपको बताया था दैट पार्लियामेंट ने रिसेंटली एक लॉ पास किया है थ्रू विच दे इंक्रीज द जज स्ट्रेंथ बाय 3 जजेस। सो द आंसर इज पार्लियामेंट। करेक्ट आंसर इज 34, लेकिन पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि जजेस कितने बढ़ाने हैं। ठीक है, पार्लियामेंट को लॉ पास करना पड़ता है, तब जाके जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ती है। और तब मैंने आपको एक और क्वेश्चन पढ़ाया था कि अगर आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे कि मुझे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में नहीं अहमदाबाद में रखना है, तो वो ये किसकी परमिशन के बाद कर सकते हैं? उनको सिर्फ परमिशन लेनी होती है एक इंसान की। तो अगर आज चीफ जस्टिस चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को अहमदाबाद में भी शिफ्ट कर सकते हैं। वो किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिर्फ परमिशन लेनी पड़ती है उसमें, मैंने आपको बताया था। द आंसर इज प्रेसिडेंट। अगर सुप्रीम कोर्ट को अपनी सीट चेंज करनी है तो सिर्फ प्रेसिडेंट की परमिशन लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन डू दैट थिंग। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर गाइस? शुड आई गो अहेड? पता चल गया सबको? चलो, सोलर साइकिल कितने साल में होती है? और सोलर साइकिल में क्या होता है बताओ मुझे। सोलर साइकिल क्या होता है गाइस? हाँ, सोलर मैक्सिमम मिनिमम। एक्सीलेंट आरुषि, वेरी गुड। और ये सोलर मिनिमम, अरे क्या बात है प्रणव, सोलर स्पॉट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। इंप्रेस कर दिया आप लोगों ने मुझे सीरियसली। वेरी गुड गाइस, एक्सीलेंट जॉब। 11 साल में होता है, 11 इयर्स। ठीक है, मैंने बताया था कि सन की सोलर एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है और बाद में बहुत कम हो जाती है। इसको कहते हैं सोलर साइकिल। हर 11 साल में सोलर साइकिल का मैक्सिमम और मिनिमम का साइकिल चलता रहता है। ठीक है, सोलर मैक्सिमम जब सोलर एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, एंड सोलर मिनिमम। ठीक है, सनस्पॉट्स की बात की थी मैंने, वो बढ़ जाते हैं सोलर मैक्सिमम में, और सोलर मिनिमम होता है तब सनस्पॉट्स कम हो जाते हैं। वेरी गुड किम। ठीक है गाइस, शुड आई गो अहेड? नहीं, अब डिक्रीज है वीर। सोलर मैक्सिमम हो गया, अभी डिक्रीज पे चल रहा है। हाँ बस स्वयं अभी 1-2 मिनट के बाद हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चंस भी देखने जरूरी है। आप यू कैन नेवर एक्सपेक्ट के कल के एग्जाम में इसमें से कुछ पूछ ले तो। ठीक है, सिंगुलरिटी टर्म किसके रिगार्डिंग पढ़ते हैं हम? आइंस्टाइन की थियरी है सबसे फेमस।
the term singularity is mentioned for space. स्पेस के रिगार्डिंग बात करते हैं. इट इज अ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विद स्पेस. सिंगुलरिटी टॉक्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्पेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. ओके गाइस, सो ये हमने थोड़े क्वेश्चंस देख लिए. 25 क्वेश्चन देखे, बाकी के 10 थोड़े डिटेल में थे, वो जरूरी नहीं है. ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड. आप लोग देख लेना एंड आई होप आप सबका पेपर अच्छा गया हो, बिकॉज ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर था. ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड नाउ. अब करंट अफेयर्स की बात करते हैं. इंडिया श्रीलंका बायलैटरल समिट. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका के बीच एक बायलैटरल समिट हुई है. ठीक है, तो उसमें इंडिया ने वापस कहा that we are committed to help our neighbors. ठीक है, इंडिया की बहुत फेमस पॉलिसी है जिसको कहा जाता है नेबरहुड फर्स्ट. ठीक है, और बात की थी सागर डॉक्ट्रिन की. सागर डॉक्ट्रिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे 9 डैश लाइन थी ना, वैसे कुछ टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, सागर की टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है ये मैंने यहाँ पे लिखा है. सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. ठीक है, लिख लो गाइस. और रिसेंटली एक शिप में आग लग गई थी, तब इंडिया और श्रीलंका की कोस्ट गार्ड ने मिलके उस शिप में फायर को कम करने का काम किया था. ये भी लिख लो. श्रीलंका को पहले कौन से नाम से जाना जाता है? सिलोन. यस गाइस, वेरी गुड. सिलोन कहा जाता है. चलो हो गया गाइस. शुड आई गो अहेड? हाँ राहुल, बिकॉज समटाइम्स इट इज वेरी इंटरलिंक करंट अफेयर्स. ठीक है, कुछ करंट अफेयर्स बहुत इंटरलिंक होते हैं. ठीक है, 2 महीने कुछ बताया होता है कुछ गवर्नमेंट ने, तो उसे हम आज पढ़ रहे होते हैं. ठीक है, सो इट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट. गाइस लिख लिया? शुड आई गो अहेड? थोड़ा जल्दी करना आज. ठीक है, अदरवाइज वी विल रन आउट ऑफ टाइम. चलो गोइंग अहेड. देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एड्रेस किया था थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए दैट दिस इज द 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. यूनाइटेड नेशन को एस्टैब्लिश होने के भी 75 इयर्स इस साल हुए हैं. ठीक है, सो इट इज इम्पोर्टेंट. और ये इस जनरल असेंबली का थीम है. लिख लो फटाफट इस थीम को. फैक्चुअल न्यूज है. ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा है नहीं इसमें. और आज प्लीज रिवाइज कर लेना करंट अफेयर्स को. ठीक है, जो कल एग्जाम देने वाले हैं. हाइलाइट्स में स्वयं ऐसा कुछ नहीं है. सेम टू सेम बातें होती है. वासुदेव कुटुंबकम है, टेररिज्म को कम करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इट्स लाइक ओल्ड रिपीट स्टोरी. ठीक है, चलो गोइंग अहेड. शुड आई गो अहेड गाइस?
देखो, रिसेंटली केरला हैज वॉन a United Nations award to prevent non-communicable diseases. देखो, हमेशा से एक बात याद रखना, केरला इज द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट इन इंडिया, ठीक है? और जो भी स्टेट बहुत डेवलप होती है ना, तो वहां पे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की प्रेजेंस बहुत ज्यादा होती है। आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देख लो, आप ब्रिटेन को देख लो, वहां पे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बहुत ज्यादा होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वो होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसमिट नहीं होते। डायबिटीज इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, हाइपरटेंशन इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है? पता चल गया? तो जितना कोई भी स्टेट एडवांस होता है ना, तो वहां पे लोग बहुत आराम से रहते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, इसके लिए वहां पे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? यहाँ पे केरला गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था दैट अपने सारे पॉपुलेशन को, सिटीजन्स को, दे विल गिव लाइफस्टाइल डिसीज कंट्रोल के लिए ट्रेनिंग कि क्या करना चाहिए आपको कि आपको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ना हो, ठीक है? उसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गिफ्ट अवार्ड दिया है टू द केरला गवर्नमेंट, ठीक है? लिख लो। चलो मैं इसके ऊपर आपको एक अप्लाइड क्वेश्चन पूछता हूं। इज कोरोना वायरस इज अ कम्युनिकेबल डिसीज और अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज? कोरोना वायरस अगर पूछे आपको एग्जाम में कल कोई कि वो एक कम्युनिकेबल डिसीज है या नॉन कम्युनिकेबल, वेरी गुड, इट इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है? बिकॉज वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है? वेरी गुड गाइस, ये अप्लाइड जीके है, ठीक है? अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके हम पढ़ते हैं। और यूनाइटेड नेशन ने कोरोना वायरस टैकल करने के लिए कौन सी लेडी को अवार्ड दिया था फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला फॉर डूइंग द बेस्ट जॉब टू टैकल कोरोना वायरस, ठीक है? आपको ऐसे याद रखना है, हर नेम वॉज के शैलजा, द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला। वेरी गुड गाइस, एक्सीलेंट, ठीक है? देखो, केरला में ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, लेकिन इतना अच्छा काम चल रहा है वहां पे, सालों से वो भी ठीक है? चलो, हो गया गाइस, शुड आई गो अहेड? लिख लिया गाइस? मैंने कहा है आज थोड़ी स्पीड रखनी है आपको। चलो, गोइंग अहेड नाउ। फ्लेम स्कीम इज अबाउट व्हाट? ये गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी स्कीम है, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। ये स्कीम किसके रिगार्डिंग है? और मेरे सारे स्टूडेंट्स अभी ब्लैंक बैठे हुए हैं, आई डोंट नो व्हाई। वेरी गुड सिद्धांत, ध्रुवी, एक्सीलेंट। हाँ, मैंने सिर्फ आपको बताया था कि हमें सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, दिस स्कीम इज फॉर फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मैंने आपको ये तब भी बताया था कि दिल्ली में सबसे पहला गवर्नमेंट ओन्ड इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशन खुला है। आप सबको याद आया कुछ, या मैं ही बता रहा हूँ अपने आप? मैंने आपको ये भी पढ़ाया था दैट गवर्नमेंट ने सबसे पहला इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशन दिल्ली में ओपन किया है, ठीक है? यस, सो दिस इज अबाउट प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। वेरी गुड गाइस, चलो पता चल गया सबको, शुड आई गो अहेड? चलो, legendary singer S.P. Balasubramaniam passes away. He was 74 years old. उनको कोरोना हुआ था, ठीक है? Called as Padam Nila and Singing Moon. मैंने हमेशा से आपको एक बात बताई है that आपको किसी फेमस इंसान का पैटनेम जो होता है, जिससे वो फेमसली जाना जाता है, वो पढ़ना चाहिए, ठीक है? लिख लो गाइस। जस्टिस रुथ को कौन से नाम से जाना जाता था? जस्टिस रुथ को
कौन से फेमस नाम से जाना जाता था? आप लोग भूल गए, मुझे तो याद है। नोटोरियस RBG। शी वॉज नोन एज नोटोरियस RBG। ठीक है, चलो लिख लो गाइस। चलो हो गया, शुड आई गो अहेड? हो गया, बताओ मुझे। चलो, अनिया एज इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया है। ठीक है, ये एज वेज इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, कोई एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेंगे कि इस बंदे की एज क्या थी। ठीक है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो तो मैं अपने आप से ही बता रहा था। चलो ये आराम से लिख लो, बाद में मैं आके समझाता हूँ आपको। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मानवेंद्र, माई नोट्स आर, मतलब जो मैं आपको पढ़ाया है पिछले 1 साल से, इट इज गुड कि आप वो पढ़ो और उसको अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, लेकिन उसके अलावा यू हैव टू पुट योर ओन एफर्ट्स ऑल्सो। और मेजरली मैंने हमेशा से कहा है कि स्टेटिक IQ जीके बुक इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो बहुत अच्छे से आपका स्टेटिक पोर्शन कवर करता है। लेकिन अभी आप करंट पे ध्यान दो कल की एग्जाम के लिए। ठीक है, इफ यू आर अपियरिंग टुमारो देन मेक श्योर दैट यू रिवाइज द नोट्स। वैसे भी टाइम भी बहुत कम है, तो आप रिवाइज कर लो अपनी पुरानी नोट्स। ठीक है, देखो गाइस, ये दोनों न्यूज मैं आपको इसके लिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो, 2016 से इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया था दैट दे विल इंडक्ट वुमन एज फाइटर पायलट्स। फाइटर पायलट्स मतलब दैट उनको फाइटिंग कॉम्बैट रोल्स दिए जाएंगे। मतलब उनको मिग उड़ाना, मिराज उड़ाना, ऐसे लड़ाकू विमान उड़ाना, वैसी परमिशन इंडियन एयरफोर्स ने 2016 में दी गई थी। बिकॉज कोई कोई स्टूडेंट्स पूछेगा लेकिन सर गुंजन सक्सेना अभी मूवी आया है, उसमें भी उसने इंडियन एयरफोर्स के लिए काम किया है, लेकिन शी वॉज नॉट अ कॉम्बैट पायलट, वो तो हेलीकॉप्टर उड़ाती थी। ठीक है, डिफरेंस समझो हर एक चीज का। शी इज अ कॉम्बैट। ये यहाँ पे 2016 में जो 3 नाम लिखे, भावना कंद, अवनी चतुर्वेदी एंड मोना सिंह, they were inducted in Indian Air Force as fighter pilots। ठीक है, लेकिन बाद में 2016 से चालू कर दिया इंडियन एयरफोर्स ने। फिर अभी रिसेंटली जो हमारे नए रफेल आए हैं, उसको उड़ाने में सबसे पहली लड़की को शिवानी सिंह। ठीक है, अंबाला बेस्ड है, गोल्डन एरो, ये सब तो आपको पता ही है, वो मैं जानता हूँ। ये डिफरेंस पता चल गया गाइस आपको? ये मुझे बताओ। ठीक है, बिकॉज मैंने देखा है कि आप, मतलब कोई भी स्टूडेंट ऐसी चीजों में कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, पता चल गया गाइस? इंडियन एयरफोर्स ने 2016 से दे स्टार्टेड इंडक्टिंग वुमन एज अ फाइटर पायलट। मतलब दे विल नॉट फ्लाई हेलीकॉप्टर्स, दे विल फ्लाई मिग है, मिराज है, ऐसे। चलो गाइस लिख लिया, शुड आई गो अहेड? चलो, ये सिर्फ इतना ही लिखना है, पता होना चाहिए। लेकिन दैट फिट इंडिया के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने जब बात की थी टू द कंट्री, देन ही वाज इंटरेक्टिंग विथ विच 2 लीडिंग पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया? द आंसर इज मिलिंद सोमन एंड विराट कोहली। एक मेरा सबसे फेवरेट है इसमें। लिख लो, ये पता होना चाहिए गाइस।
हो गया गाइस, शुड आई गो एंड नाउ? एक छोटी सी लाइन लिखनी है, मोदी प्राइम मिनिस्टर लिखने की जरूरत नहीं है, मोदी जी लिखना, ठीक है, वरना किसी को बुरा लग जाएगा। सो मोदी जी, फिटनेस इन्फ्लुएंसर विराट कोहली मेन इन सोवन, फिट इंडिया डायलॉग, इतना लिख लो, बात खत्म, ठीक है? हो गया। चलो, recently India and Australia conduct a naval exercise in Indian Ocean. फॉर्मेट तो आप सबको पता ही है, कहाँ पे हुई वो पता होनी चाहिए। द आंसर इज इंडियन ओशन। गाय आवाज कर रही है, उसके लिए खेद है, ठीक है, आई एम रियली सॉरी। पासेज एक्सरसाइज नाम है, ठीक है। इसके बीच में हुई रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी एंड इंडियन नेवी, लिख लो गाइस। Is Australia one of the country in Quad grouping? क्या ऑस्ट्रेलिया कॉड ग्रुप का भाग है या नहीं है? मानवेंद्र, नो क्यों कह रहे हो आप? अरे यार, इसको हुआ क्या है इस गाय को? इट इज अ पार्ट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज अ पार्ट। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए एंड इंडिया, ठीक है, वो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप का पार्ट है। प्लीज ग्रुपिंग्स को इग्नोर मत कर लेना। जिसको भी ग्रुपिंग्स में प्रॉब्लम आता है, आप लोग आज रिवाइज कर लेना। ग्रुपिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो गाइस, लिख लिया, शुड आई गो एड? अरे यार, लिख लो, फैक्चुअल न्यूज है। लेजर गाइडेड एंटी टैंक गन मिसाइल, गाइडेड मिसाइल was successfully tested by DRDO। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का मतलब ये मिसाइल सारी बैटल टैंक्स को उड़ाने के लिए बनाई गई है, किसी भी टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई गई है। एंड इट इज अ गाइडेड मिसाइल। गाइडेड मिसाइल का मतलब क्या है कि अगर एक बार टारगेट को लॉक कर देते हो आप, तब भी ये मिसाइल उसके ऊपर जाके ही फूटेगी, बिकॉज इट इज अ गाइडेड मिसाइल, ठीक है। इंफ्रारेड थ्रू इट इज अ गाइडेड मिसाइल, लिख लो। गाइस, वन मोर थिंग, शेड्यूल्स देख लेना। वैसे तो जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं, उनको सारे शेड्यूल्स तो याद ही होंगे, आई एम श्योर, बिकॉज मैंने उनको काफी बार पढ़ा है, ठीक है। और जो नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करने वाले हैं, आप चिंता मत करो, वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे, दे शुड नो अबाउट ऑल द शेड्यूल्स, ठीक है। टोटल 12 शेड्यूल है। चलो, हो गया गाइस, शुड आई गो एड? चलो, गोइंग अहेड नाउ। देखो, recently government has decided that they will set up a neutrino observatory, ठीक है। न्यूट्रिनो क्या है बेसिकली? न्यूट्रिनो आर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। राइट नाउ हमारे बॉडी के थ्रू भी बहुत सारे न्यूट्रिनोस पास हो रहे हैं। हम और आप आपके हमारे घर पे बैठे हैं, तब भी न्यूट्रिनो है, दे आर पासिंग थ्रू अवर बॉडीज। दे आर वेरी वीक पार्टिकल्स, ठीक है, लिख लो। और उसको स्टडी करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक एन ऑब्जर्वेटरी विच इज लोकेटेड इन बॉडी हिल्स, तमिलनाडु। और ये प्रोग्राम कौन करेगा?
डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, लिख लो गाइस। चलो हो गया, शुड आई गो इट, जाऊं मैं आगे कि काफी टाइम लग जाएगा बिकॉज इतना मतलब ये लेक्चर ही खत्म होते हुए 8 बज जाएगा। ठीक है, आई विल टेल यू सम ग्रुपिंग नेम्स, तो आप अपने आप से थोड़ा देख लेना, और अगर आपने पुराने क्लासेस किए होंगे अटेंड तो आई डोंट थिंक इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। ठीक है, बिकॉज मैं बहुत ग्रुप्स तो मैंने बहुत सारी बार डिस्कस किए इन एवरी क्लासेस। ठीक है, चलो गोइंग अहेड, लिख लिया सबने, शुड आई गो अहेड? चलो, DRDO conducted successful flight of अभ्यास। ठीक है, अभ्यास इज, लिख लो, हाई स्पीड एक्सटेंडेबल एरियल व्हीकल। लिख लो, फैक्चुअल न्यूज है लेकिन पता चाहिए होना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि अभ्यास क्या है और किसने डेवलप किया, सो यू शुड नो दिस। ठीक है, हो गया गाइस? अरे स्वयं मैं बोला ही नहीं कुछ, अब सुनाई दिया? सुनाई दे रहा है सबको गाइस? शुड आई गो अहेड? ठीक है, ओके ओके, चलो थैंक यू। आप लोग मुझे रिप्लाई करते रहो तो मुझे पता चले। ठीक है, चलो देखो, नाउ दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ women officers to join helicopter stream of Indian Navy for the first ever time। बेसिकली इंडियन नेवी ने अब वुमन को एयरबोर्न टेक्नीशियंस और हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए परमिशन सबसे पहली बार दी है। ये किसने दी है? इंडियन नेवी। ये दूसरी बात है। एयरफोर्स जो कुछ पहली बार करता है वो अलग न्यूज होता है, नेवी कुछ पहली बार करता है वो अलग न्यूज होता है। ठीक है, and why it is important? Because this helicopter will be placed on our warships। लिख लो गाइस, नाम क्या है? कुमुदिनी त्यागी एंड रिति सिंह। ये नेवी की बात कर रहे हैं। ठीक है, लिख लो, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट नेवी हैज अलाउड वुमन टू फ्लाई हेलीकॉप्टर। ठीक है, एयरफोर्स ने तो बहुत सालों पहले से कर दिया था वुमन को हेलीकॉप्टर उड़ाने की परमिशन, लेकिन अभी रिसेंटली नेवी ने भी परमिशन दे दी है। ठीक है, लिख लो गाइस। हाँ, फ्रॉम द केरला, मतलब केरला बेस जो है नेवी का जो पोर्ट है केरला में, कोची के पास, वहां से। ठीक है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है,
चलो हो गया। Should I go ahead, guys? चलो Novak Djokovic wins men's single event by beating Diego Schwartzman in Italian Open. Italian Open ग्रैंड स्लैम का पार्ट नहीं है, ठीक है, लिख लो। एंड सिमोना हेलेप फ्रॉम रोमेनिया won her first Italian Open title while defending champion Karolina Pliskova of Czech Republic. इटालियन ओपन नहीं आएगा। अरे तनिषा, ग्रैंड स्लैम टोटल 4 होते हैं, देख लो, सुन लो और आप लिख लो, आपको नहीं पता तो ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं तनिषा टोटल। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, देन उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, ठीक है, फिर होता है विंबलडन और फिर होता है यूएस ओपन, ठीक है। लेकिन इटालियन ओपन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ग्रैंड स्लैम्स। अब जो टेनिस के फैन है उनको तो पता होगा दैट नोवाक जोकोविच हैज बीन द सेकंड प्लेयर बीटिंग पीट साम्प्रास टू बी नंबर 1 फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। उसके ऊपर सिर्फ रॉजर फेडरर है नंबर 1 की पोजीशन पे, who has stayed number 1 for a maximum period of time, ठीक है। उसमें नोवाक जोकोविच इज नाउ ऑन द सेकंड नंबर। चलो गाइस, हो गया। जाऊं आगे। आज लास्ट में 1-2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है गवर्नमेंट के, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। चलो गोइंग अहेड नाउ। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू प्रोटेस्ट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। वो फंडामेंटल राइट है लेकिन वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इट कम्स विद सर्टेन लिमिटेशंस, ठीक है। राइट टू प्रोटेस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि पब्लिक कहीं पे भी चाहे खड़ी रह जाए, ठीक है, ठीक है। दिस वाज बिकॉज ऑफ द शाहीन बाग इंसिडेंट। नाउ शाहीन बाग वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट, सही बात है। इट वाज अ लेजिटिमेट प्रोटेस्ट, सही बात है, लेकिन दे हैव ब्लॉक्ड द होल रोड। तो उसके कारण जो मुसाफिर थे, मुसाफरी करते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रोटेस्ट करो लेकिन ऐसा मत करो ताकि किसी और को इनकन्वीनियंस हो, ठीक है। किसी और की मोबिलिटी का राइट अफेक्ट नहीं होना चाहिए। माय क्वेश्चन टू यू इज राइट टू प्रोटेस्ट इज अंडर विच आर्टिकल? ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। वेरी गुड प्रसन्ना, राजन, सिद्धांत, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अभी तक एक भी उल्टा सीधा आर्टिकल नहीं आया। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2, क्लॉज 2 नहीं, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 बी, ठीक है। वो कहता है कि राइट टू प्रोटेस्ट, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट, बंदूक लाठी बाकी लेके खड़े रहोगे तो नहीं चलेगा। पीसफुल प्रोटेस्ट करना इज योर राइट, ठीक है। लेकिन मैं आपको सोचने के लिए एक बात दे रहा हूं, आप लोगों को पता नहीं होगा, एक फार्मर का ग्रुप है, वो पिछले 2 साल से बाहर एक जगह पे बैठा है प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली में। उसके बारे में कुछ पता है आप लोगों को? डू यू नो और डू यू नॉट नो? 2-3 साल हो गए। देयर इज अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स फ्रॉम तमिलनाडु। वो 2-3 साल से बेचारे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पता है हम सबको? नहीं पता। मोरल ऑफ द स्टोरी,
पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, अगर प्रोटेस्ट में कुछ करेंगे तो गवर्नमेंट मारेगी, ठीक है। तो दैट इज द सिचुएशन हियर। चलो हो गया गाइस, शुड आई गो अहेड? पता चल गया है सबको? शुड आई गो अहेड? इसके लिए मैं कह रहा हूं कि जो कल एग्जाम देने वाले हैं उसको सारे फंडामेंटल राइट्स के मेन टाइटल्स पढ़ लेने चाहिए फॉर रिवीजन पर्पस, ठीक है। सेडिशन तो यूजलेस है। बेसिकली सेडिशन इज इफ यू आर अगेंस्ट गवर्नमेंट यू आर अ सेडेशियस पर्सन, ठीक है, एंटी नेशनल। चलो गोइंग अहेड नाउ। देखो ये चीज मैं पढ़ा के थक गया हूं, आप लोगों को भी बाय हार्ट आएगा ही आएगा, आई एम श्योर। अटल टनल का उद्घाटन फाइनली मोदी जी करेंगे 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, ठीक है। वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था दैट रोहतांग पास वो बहुत फेमस पास है, मैं खुद घूमने गया हूं। वो साल में सिर्फ 4 महीने शुरू रहता है। आपको से ले जाना है तो आपको रोहतांग पास से पास होना पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ 4 महीने के लिए खुला रहता है, बाकी के 8 महीने ड्यू टू एक्सट्रीम स्नोफॉल वो बंद रहता है। इसलिए हमको घूम के जाना पड़ता है थ्रू जम्मू, श्रीनगर एंड देन ले। वो बहुत लंबा रास्ता है, इसके लिए गवर्नमेंट ने टनल बनाया है विच इज कॉल्ड अटल टनल। वो मनाली से ले का डिस्टेंस 50 किलोमीटर 46 किलोमीटर कम कर देता है और ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। अब आप विंटर में भी थ्रू मनाली ले जा सकते हो विदाउट एनी इश्यू। और इंपॉर्टेंट ये इसके लिए है बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट टनल अबाउट 10,000 फीट, ठीक है। लिख लो गाइस, ये बहुत बहुत सिग्निफिकेंट टनल है, मतलब मुझे खुद को जाना है। और दूसरा एक सबसे ऊंचा ब्रिज वर्ल्ड में इंडिया में बन रहा है ऑन द रिवर चेनाब। चेनाब नदी के ऊपर वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रिज बनने वाला है, ठीक है। बीटिंग चाइना का एक ब्रिज है, उससे भी बड़ा, ठीक है। सो दिस इज गुड दैट वी आर कंस्ट्रक्टिंग ऑल दिस थिंग्स। चलो गाइस हो गया, शुड आई गो अहेड? और याद रखना ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। ले पढ़ लिया इसलिए जम्मू कश्मीर मत समझ लेना, इट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। लिख लिया सबने? शुड आई गो अहेड? चलो देखो, फेलुदा करके एक टेस्टिंग किट डेवलप की है, किसने की है? टाटा ने की है, ठीक है। और उसको DCGI, डायरेक्टरेट एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने भी अप्रूव कर दिया है। उसको एक गैस ये गाइस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। CA9 करके एक प्रोटीन है, उसको हेल्प करके आपका कोरोना वायरस का टेस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही बेहतरीन वे ऑफ टेस्टिंग ऑफ कोरोना वायरस माना गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी इसको अप्रूव किया है और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने भी इसको अप्रूव किया है, ठीक है। और ये किसने भी डेवलप किया है? टाटा ने। नाम क्या है? फेलुदा। और इसको कमर्शियली लॉन्च कर दिया गया है, लिख लो। और ये वर्ल्ड की सबसे पहली डायग्नोस्टिक टेस्ट है फॉर कोरोना वायरस जो CA9 प्रोटीन यूज करता है। CA9 प्रोटीन इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रोटीन, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में ये सबसे ज्यादा प्रेवलेंट होता है, ठीक है। लिख लो।
चलो क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगर मुझे किसी गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैन लगाना है तो वो कौन सी ऑफिस से परमिशन आती है? Which office, government office is responsible for imposition of any bans on import and export? मानवेंद्र खुशी, एक्सेलेंट जॉब, वेरी गुड। ये आपको याद है, मतलब बहुत अच्छी बात है। नित्या, बोर्ड और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तो हाईवे वगैरह बनाती है। मैंने क्या कहा कि अगर मुझे किसी भी चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करवाना हो तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्डर पास करती है? सपोज आज मोदी जी चाहते हैं कि N95 का मास्क का इंपोर्ट बंद कर दें हम और एक्सपोर्ट भी बंद कर दें, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वो सर्कुलर बाहर निकालती है, अथॉरिटी? द आंसर इज DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। वेरी गुड गाइस, जिस बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। ठीक है, चलो ये लिख लिया। शुड आई गो अहेड गाइस? जाओ मैं आगे। अभी CSIR का फुल फॉर्म को आपको बाय हार्ट आ जाना चाहिए। एक साल से तो पढ़ ही रहे हो CSIR क्या है, CSIR क्या है। ठीक है, चलो गोइंग अहेड नाउ। कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोरोना अफेक्टेड पेशेंट की रिकवरी करने में सक्सेसफुल रही है? मतलब कौन सी कंट्री में रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है आफ्टर देयर पॉपुलेशन इज प्रोन टू कोरोना वायरस? द आंसर इज इंडिया। हम सारी चीजों से इम्यून हो जाते हैं। ठीक है, जो मतलब कुछ दिन गुजारो गुजरात में, उसकी जगह कुछ दिन गुजारो इंडिया में, तो सब लोग आधी आधी चीजों से इम्यून हो ही जाएंगे। ठीक है, द आंसर इज इंडिया गाइस। इंडिया हैज क्रिएटेड द मैक्सिमम पेशेंट सक्सेसफुल, मतलब इंडिया सबसे ज्यादा कोरोना वायरस पेशेंट को रिकवर करने में सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, लिख लिया। Should I go ahead? चलो, which nation has decided to resume its passenger railway services after 7 years? ये हमारा एक नेबर है जिसको इंडिया हर एक दिन बहुत सारी मदद करता रहता है, तब भी उसको चाइना के साथ रिलेशन रखना बहुत ज्यादा। ये रेलवे सर्विस भी वो तब शुरू कर पाए जब इंडिया ने उसको इंजन्स दिए। वैसे तो बहुत सारी कंट्री ऐसी है, लेकिन ये कंट्री है वो आजकल बहुत फॉर्म में है। उसने हमारे 3 एरियाज को अपने एरिया बताने की जरूरत की है। ये हिंट दे दी, अब तो आपको आंसर आ जाना चाहिए। उसने हमारे 3 एरिया को अपने एरिया बताने की जरूरत की है। द आंसर इज नेपाल गाइस। पता होना चाहिए कौन से 3 एरियाज है, वो भी मुझे बताओ। कल आपकी एग्जाम है, आज तो आपको आना ही चाहिए। विच आर द 3 डिस्प्यूटेड प्लेसेस? यस, काला पानी, लेपू लेक एंड लिम्पी यधुरा। और कौन सी रिवर डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? कौन सी रिवर को लेके, ये भी मैंने पढ़ाया है। कौन सी रिवर को लेके इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट है? द आंसर इज महाकाली रिवर। ब्रह्मपुत्र तो पास ही नहीं होती नेपाल से। द आंसर इज महाकाली और काली रिवर। तीस्ता रिवर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तीस्ता रिवर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, और नेपाल को लेके काली या महाकाली, दोनों एक ही रिवर का नाम है। ठीक है, यू कैन से काली और महाकाली। चलो गोइंग अहेड गाइस, इसका आंसर नेपाल है। ठीक है,
इंडिया ने ही क्रेन के डिब्बे दिए और क्रेन का इंजन दिया है। चलो ये फैक्चुअल न्यूज है, लिख लो। इंडिया इज होम टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ वन हॉर्न राइनोसेरोस। आपको मुझे ये बताना है कि सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनोसेरोस आर फाउंड इन विच नेशनल पार्क। कौन सा फेमस नेशनल पार्क है जहां पे सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनोसेरोस पाए जाते हैं? कंचनजंगा गलत आंसर है। कंचनजंगा इज लोकेटेड इन सिक्किम। सिक्किम में है ही नहीं वन हॉर्न राइनोसेरोस। द आंसर इज काजीरंगा which is located in कहाँ? आसाम या वेस्ट बंगाल? आसाम। वेरी गुड गाइस, आसाम में लोकेटेड है, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। चलो गोइंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फैक्चुअल न्यूज है, दुनिया का सबसे पहला कमर्शियल हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट कौन सी कंपनी बनाने वाली है? द आंसर इज एयरबस। एयरबस इज अ यूरोपियन कंपनी, ये बात याद रखना। लॉकहीड मार्टिन यूएसए की है, बोइंग यूएसए की है, लेकिन एयरबस इज अ यूरोपियन कंपनी, ठीक है। उन्होंने कहा है that we will make commercial aircraft which will run on hydrogen fuel और ATF। लेकिन एयरबस ने कहा है that we will make hydrogen fuel and उससे कमर्शियल एयरक्राफ्ट को उड़ाएंगे। चलो गाइस हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस टू विच नेशन? कार्गो फेरी सर्विस, ठीक है, वाया शिप, वो हमने कौन सी कंट्री के साथ रिसेंटली शुरू की है? अगेन दिस इज वी हैव डन टू प्रमोट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी। हमने श्रीलंका के रिगार्डिंग भी इसके बारे में पढ़ा और इसका आंसर है मालदीव्स। मालदीव्स के साथ हमने हमारी सबसे पहली कार्गो फेरी सर्विस शुरू की है। लिख लो गाइस फैक्चुअल क्वेश्चन। हो गया। Should I go ahead, guys? राज्यसभा एजेंट साइन डाई। देखो गाइस, एक होता है प्रोरोग, एक होता है समनिंग। मतलब किसी भी हाउस को बुलाना, मतलब अभी रिसेंटली लोकसभा का सेशन शुरू हुआ तो उसको कहते हैं समनिंग, मतलब लोकसभा का गठन किया हमने अभी, दैट इज समनिंग। बाद में लोकसभा का काम जब पूरा हो जाता है तब इसको हम कहते हैं प्रोरोगिंग। ठीक है, मतलब अब लोकसभा का काम पूरा हो गया है, अब लोकसभा को बाद में बुलाएंगे, दैट मीन्स प्रोरोगिंग, ठीक है। एक होता है अडजर्नमेंट। अडजर्नमेंट मतलब कि आज का लोकसभा का दिन पूरा हो गया, मतलब आज लोकसभा ने 5 बजे तक काम कर लिया है, अब हम लोकसभा को या राज्यसभा को एडजर्न कर रहे हैं।
एक्जन का मतलब सिर्फ आज का काम खत्म हुआ है, कल लोकसभा या राज्यसभा वापस मिलने वाली है, इस चीज को कहा जाता है एडजर्नमेंट। ये 3 टर्म्स के बारे में आपको पता चला, प्लीज टेल मी यस एंड नो। समन मतलब किसी भी हाउस को बुलाना, प्रोरोगिंग मतलब किसी भी हाउस को परमानेंटली बुला कैंसल कर देना, मतलब आपका सेशन पूरा हो गया है, अभी लोकसभा का सेशन शुरू हुआ है और जब खत्म हो जाएगा तब उसको कहा जाएगा प्रोरोगिंग, कि अब ये खत्म हो गया, प्रोरोग। और डे टू डे जो होता है लोकसभा का काम या राज्यसभा का काम खत्म होता है, उसे कहते हैं एडजर्नमेंट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एडजर्नमेंट साइन डाइन क्या होता है, ये किसी को आता है? एडजर्नमेंट साइन डाइन क्या होता है? वेरी गुड, ये मैंने आपको अभी बताया कि जब एडजर्नमेंट होता है, सिर्फ एडजर्नमेंट, तो स्पीकर क्या कहेगा कि कल हम 12 बजे वापस मिलेंगे। दैट मीन्स सिर्फ आज के लिए हमारा काम खत्म हो गया है, इसलिए स्पीकर कहेगा आज काम खत्म और आज मैं एडजर्नमेंट कर रहा हूं और कल हम सब वापस मिलेंगे। मतलब स्पीकर एक डेट बताता है कि हम कल मिलेंगे या 2 दिन बाद मिलेंगे। लेकिन जब एडजर्नमेंट साइन डाइन होता है, साइन डाइन, तब स्पीकर वापस कब मिलेंगे उसका टाइम ही नहीं बताता है, इस चीज को कहते हैं एडजर्नमेंट साइन डाइन। फर्दर डेट इज नॉट मेंशन, फर्दर डेट इज नॉट मेंशन, तब कहा जाता है एडजर्नमेंट साइन डाइन। सिर्फ एडजर्नमेंट होता है तो स्पीकर कहेगा कल आना या 2 दिन बाद आएगी लोकसभा। ठीक है गाइस, क्रिस्टल क्लियर? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, ये है प्रोटम स्पीकर वाला है, आप सबको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अगर कुछ क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो, वरना मैं आगे जाऊंगा। क्लियर गाइस? वेरी गुड, चलो गोइंग अहेड। जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल, ये रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास किया है। आपको मुझे बताना है कि कौन सी 5 लैंग्वेज इंक्लूडेड है इसमें। हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, कश्मीरी है एंड डोंगरी है। लो हो गया गाइस? चलो गोइंग अहेड। फैक्चुअल न्यूज है, यूनाइटेड नेशन एंड ब्रिटेन will co-host the global climate summit in December। लिख लो, फैक्चुअल न्यूज है। This is to celebrate the 5th anniversary of the landmark Paris Climate Agreement। गाइस जो कल एग्जाम देने वाले हैं, आई वुड लाइक टू कि आज आप थोड़े एंड तक रहो। I will extend 5 minutes more because 2 important constitutional amendment acts मुझे पढ़ाने हैं आपको, ठीक है? और आप बाकी सबको भी रहना, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग कि प्लीज बने रहे आज 5 मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है? I want to discuss article constitutional amendment act 103 and 104 with you इसके लिए, ठीक है? उसकी कुछ हाईलाइट्स लेनी है आप। ओके गाइस, ये लिख लिया, should I go ahead?
इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड पृथ्वी 2 मिसाइल्स, ठीक है। इट इज अ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स, सरफेस टू सरफेस, मतलब ये एरियल टारगेट को मारने के लिए नहीं है, ये सरफेस पे किसी टारगेट को मारने के लिए बनाई गई है, ठीक है। लिख लो, इट्स रेंज 350, 500 से 1000 किलो का गोला बारूद उठा सकती है, ठीक है। लिख लो, इट्स अ लिक्विड प्रोपल्शन ट्विन इंजन। हो गया गाइस, शुड आई गो अहेड? जाओ आगे गाइस, लिख लिया? चल, थैंक यू। G4 कंट्रीज ने कहा है कि अर्जेंट रिफॉर्म की जरूरत है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ऐसा रिसेंटली इप्सा कंट्रीज ने भी कहा था, जिसमें इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका इंक्लूडेड है। उसी तरह G4 कंट्री का भी ग्रुप है। आपको मुझे ये बताना है कि G4 कंट्री में कौन कौन आते हैं गाइस, ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। G4 ग्रुप में कौन कौन आता है? साउथ अफ्रीका नहीं आता है, इंडिया, जापान, जर्मनी एंड ब्राजील। इंडिया, चाइना, प्लीज रिमेंबर G4 ग्रुप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। मैंने आपको हमेशा से कहा है दैट इंडिया वांट्स टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। मोदी जी भी स्पीच में कहते रहते हैं कि परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, ये लिख लिया? लिख लिया? ओके, पेन और पेपर हाथ में रखना और जो मैं बोल रहा हूं वो आपको लिखना है, ठीक है। देखो, इकोनॉमी वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन मिलता है, पता है सबको, यस एंड नो, 10% रिजर्वेशन, ठीक है। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था? ये मेरा क्वेश्चन है सबसे पहले। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो प्रोविजन है वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था? द आंसर इज 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात ये है दैट रिसेंटली सेंटर ने कहा है दैट इट इज अप टू द स्टेट्स to give this 10% of reservation, give this 10%, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने कहा है कि ये तो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको अपने स्टेट में ये 10% का रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है। Why? Because it is the policy of state governments to give reservation. सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से दे दिया है। मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट्स है जो एजुकेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट्स होती है उसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया, लेकिन अभी स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में, फॉर एन एग्जांपल गुजरात गवर्नमेंट की कॉलेजेस में और गुजरात गवर्नमेंट के जॉब में 10% रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन देना है या नहीं देना है, वो विजय रूपाणी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। सेंटर कभी भी स्टेट को नहीं बोल सकता दैट आपको रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है। पता चल गया आपको ये इश्यू क्या है बेसिकली? क्रिस्टल क्लियर गाइस? इतना जानना जरूरी है बस, और कुछ जानना जरूरी नहीं है। पता चल गया ये क्या है। और कौन सा आर्टिकल ऐड किया था टू गिव दिस रिजर्वेशन? आर्टिकल 16 क्लॉज 6,
ये भी लिख लो, आर्टिकल 16 क्लॉज 6 ऐड किया था और आर्टिकल 15 क्लॉज 6। हाँ, मतलब ये 103rd एक्ट में ये दो आर्टिकल ऐड किए गए हैं, इस वजह से 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिलेगा। पता चल गया गाइस, ये दो आर्टिकल्स याद रखने हैं और 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखने। एनी अवार्ड्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। पता चल गया गाइस, शुड आई गो अहेड? चलो, ये लास्ट वाला है, ठीक है। देखो, आपको पता होगा लाइक लोकसभा राज्यसभा में और स्टेट, जो स्टेट होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। वो हर 10 साल में खत्म हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट हर 10 साल आफ्टर एवरी 10 इयर्स उसको एक्सटेंड कर देती है। रिसेंटली 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने उस रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया है, SC ST को, इन राज्यसभा, लोकसभा एंड विधानसभा। लेकिन जो एंग्लो इंडियंस को मिलता था, एंग्लो इंडियंस को रिजर्वेशन, वो हटा दिया है, उसको गवर्नमेंट ने डिड नॉट एक्सटेंडेड, ठीक है। ये एक्चुअली मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, मुझे याद है, लेकिन मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। 104th मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, पहले। लेकिन एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने हटा दिया है। सारे लोकसभा में से, राज्यसभा में से और सारे के सारे विधानसभा में आज के बाद एंग्लो इंडियंस के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। मैंने आपको तब भी बताया था, बिकॉज कम्युनिटी बहुत छोटी रह गई है एंड दे आर डूइंग रियली गुड। सो इस रीजन के कारण उनको हटा दिया गया है, ठीक है। ये आपके ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के वो था, मतलब क्या बोलता हूँ, रिवीजन करवा रहा था। आप चाहो तो आर्टिकल 300 याद रख सकते हो, 330, ये बात करता है SC ST रिजर्वेशन इन लोकसभा, इन पार्लियामेंट, बेसिकली लोकसभा, ठीक है। और आर्टिकल 331, 332 इन स्टेट असेंबली, ठीक है। राजन, वो बिल का नाम है, आप समझ रहे हो? आप जो बिल आपने आपके आंसर में लिखा है, दैट इज अ बिल। बिल जब पास हो जाता है तब उसे एक्ट कहते हैं। बेसिक पॉलिटी, आपने तो बिल की बारे में बात की है, लेकिन बिल जब पास हो जाता है तब वो एक्ट बन जाता है, और वो कौन सा एक्ट है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पता चल गया राजन आपको? आपका आंसर एकदम सही है, आपने बहुत सही क्वेश्चन रेज किया है, ठीक है। ओके गाइस, दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। मुझे बताना कैसा गया आपका पेपर, ठीक है। और आज के दिन अच्छे से रिवाइज कर लेना। गुड बाय, टेक केयर, बी सेफ। अपेक्षा, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो सारे इंपॉर्टेंट ही है। आई कैन ओनली से वन थिंग, दैट प्लीज रिवाइज करंट अफेयर्स जो आपने लिखे और आपने पढ़े। रिवीजन इज द की, ठीक है। एग्जाम में रिवीजन किया होगा तो क्वेश्चंस आ जाएंगे अपने आप। ओके गाइस, गुड बाय। वरुण, 330 आप एक बार देख लेना, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सिर्फ गूगल कर लो आर्टिकल 330, और उसमें जो ऊपर की मेन लाइन हाईलाइटेड है ना, वो पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू इशिता, गुड बाय गाइस एंड टेक केयर।